नमस्कार दोस्तों। हिंदुस्तानियों ने लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी और अनेक जुर्मों को सहा है और अंग्रेजों के अनेक अत्याचारों को सहते हुए न जाने कितने बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। इनके बलिदानों के कारण ही आज हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। लेकिन ये अंग्रेज भारत में ही शुरू से नहीं थे। उस समय भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था और अगर मुगल ना चाहते तो अंग्रेज भारत में प्रवेश भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारत में एक और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य था तो वहीं दूसरी ओर मातृभूमि पर मर मिटने वाले मराठा शासक भी थे। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई जिससे वे लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन कर गए? भारत गुलाम कैसे बना था और हमारे महापुरुषों ने किस तरह अपना सर्वस्व समर्पण दिया जिससे हमारे देश को आज़ादी मिली? आइए आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 16वीं सदी के अंत तक भारत इतना संपन्न था कि पूरी दुनिया में जितने फसल का उत्पादन होता था उसका कुल 1/4 भाग भारत में अकेले ही होता था। भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसी सोने की चिड़िया पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। यहाँ सोने की चिड़िया से तात्पर्य सिर्फ सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से नहीं है, बल्कि उस समय भारत में विभिन्न प्रकार के मसाले और फसल उत्पन्न होते थे, क्योंकि भारत शुरू से ही एक कृषि प्रधान देश था। उस समय दिल्ली में सम्राट अकबर का शासन हुआ करता था। अकबर मुगलों में सबसे दौलतमंद बादशाह थे। उसी दौरान ब्रिटेन में आपसी गृह युद्ध की स्थिति भी चल रही थी। एलिजाबेथ प्रथम के शासन काल में अधिकांश अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर करती थी, लेकिन आपसी गृह युद्ध के चलते उस समय ब्रिटेन सिर्फ 3 से 4% ही उत्पादन कर पा रहा था, जिससे पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन को पीछे छोड़कर काफी तरक्की कर गए थे। हालात इतने खराब हो रहे थे कि ब्रिटेन के लुटेरे नाविक पुर्तगाल के नावों को लूट कर ही अपना काम चलाते थे। इसी दौरान ब्रिटेन के एक नाविक ने भारत की अपार संपदा की खबर ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाई। 31 दिसंबर सन 1600 को रॉयल चार्टर और 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भी इस कंपनी के लिए अपना समर्थन दिखाया। इसी दौरान अकबर की मृत्यु के पश्चात मुगल सत्ता को अकबर के पुत्र जहांगीर ने संभाला। सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने समुद्री जहाजों के साथ गुजरात के तट पर पहुंच चुका था। इस बात की खबर जहांगीर को नहीं थी। उन्होंने भारत आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी की घोषणा कर दी। वे अपने इसी प्रस्ताव और विशिष्ट कीमती उपहारों के साथ जहांगीर के दरबार में पहुंचे, पर जहांगीर ने उस समय डच और पुर्तगालियों के दबाव में इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन ये अंग्रेज लगातार 7 सालों तक जहांगीर के दरबार में जाकर उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे। अंततः कुछ समय बाद जहांगीर ने इन अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए मंजूरी दे दी। इस मंजूरी के मिलते ही अंग्रेज पटना, सूरत, मुंबई और चेन्नई में अपने कारखाने खोल लिए और अपना व्यापार शुरू कर दिए। शुरुआत में तो इस कंपनी ने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया और उन्हें समय पर वेतन भी देते थे। इससे सभी हिंदुस्तानी काफी प्रभावित हुए। इस कंपनी से कई हिंदुस्तानी व्यापारी भी जुड़ने लगे थे। अंग्रेजों के बढ़ते व्यापार से उनका लालच बढ़ता गया और उन्होंने भारत पर कब्जा करने की सोची। इस तरह उन्होंने सन 1686 में मुगल के खिलाफ जंग छेड़ दी और औरंगजेब, जो कि उस समय के मुगल शासक थे, उनकी सेना ने ब्रिटिश सेना को परास्त कर दिया। अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि वह लड़कर मुगल सेना को नहीं हरा सकते थे, इसलिए उन्होंने दूसरी कूटनीति अपनाई जिसे डिवाइड एंड रूल कहा गया, मतलब कि आपस में फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने इस लड़ाई के बाद औरंगजेब से माफी मांगी और अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट किया। औरंगजेब ने इन्हें कुछ जुर्माना लगाकर माफ भी कर दिया था और उनका बिजनेस कंटिन्यू चलने लगा। लेकिन अंग्रेजों को माफ कर देना ही मुगल सल्तनत की सबसे बड़ी गलती थी। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल सत्ता के लिए कई लोग लड़ने लगे थे। ये अनुभवहीन राजा रोज नियम बनाते और उसे बदलते रहते थे। उनकी इसी बेवकूफ़ी का अंग्रेजों ने फायदा उठाया।
जिससे सन 1717 में पर्सिया के राजा ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और पर्सियन सेना ने मुगल सेना को लगभग परास्त ही कर दिया था। स्थिति को बुरी तरह बिगड़ते हुए देखकर मुगल राजा ने उस समय के 2 करोड़ रुपए देकर दिल्ली को वापस बचाया था। ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के विभिन्न जगहों में कारखाने खोलने के बाद वे नील, कपास, रेशम, चाय, अफीम आदि का व्यापार करना चाहते थे, लेकिन भारत में ब्रिटिश के अलावा फ्रांस और पुर्तगाल जैसी कंपनियां भी अपने कारखाने स्थापित कर चुके थे। इससे उन विदेशी कंपनियों की आपसी मतभेद होने लगी थी। इससे ब्रिटिश को यह समझ में आ गया था कि अगर वे भारत में अपना दबदबा नहीं बनाएंगे तो कोई दूसरी विदेशी कंपनी भारत के उत्पादों का फायदा उठाकर ले जाएगी। इस कारण ब्रिटिश अपना संबंध शाही मुगल परिवारों से अच्छा रखने की कोशिश करते थे ताकि वे उनके बिजनेस में टांग ना अड़ाएं और इसी माध्यम से वे दूसरी कंपनियों को भारत से बाहर करना चाहते थे। अंग्रेज लगातार भारत पर कब्जा करने की रणनीति अपनाते थे। ये ज्यादातर उच्च जात व नीच जात में भेदभाव, हिंदू मुस्लिम धर्म में भेदभाव और रंग भेदभाव के कारण फूट डालकर आपसी मतभेद कराते थे। इसके पश्चात उन्होंने मुगल शासक को हटाकर अंग्रेजों ने अपने व्यक्तियों को ही उस राज्य का शासक बना दिया। 1757 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को अपने अधीन कर लिया और व्यापारिक तौर पर कब्जा कर लिया। इससे भारतीय नागरिक अपनी ही जमीन पर गुलामी भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए। उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती थी। वहीं अंग्रेजों ने न सिर्फ भारत का शाही खजाना लूटा बल्कि जमीन पर उगने वाली छोटी से छोटी उपज को भी महंगे दामों में बेचने लगे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2.5 लाख से ज्यादा सैनिक मौजूद थे जो भारत के विभिन्न राज्यों के किसानों, मजदूरों को जबरदस्ती काम करवाते थे और उन पर अत्याचार भी किया करते थे। भारतीयों के मेहनत का सारा लाभ अंग्रेजों की जेब में ही जाता था। ऐसे में भारत के अलग अलग राज्यों में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करने की रणनीति बनने लगी, जिसके तहत पहली लड़ाई सन 1857 में शुरू की गई थी। इस संग्राम का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था। इनके अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे और नाना साहब जैसे अनेक लोगों ने भी 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था। मेरठ से शुरू हुई इस लड़ाई का अंत जल्दी ही हो गया था, लेकिन इस लड़ाई ने भारतीयों के दिल में आज़ादी की चिंगारी जलाने का काम किया था। इस लड़ाई के पश्चात अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी 1874 में बंद तो हो गई, पर महारानी एलिजाबेथ का शासन भारत में चलने लगा था। हालांकि उनके शासन में भारतीयों के हाल उतने बुरे नहीं थे, परंतु भारतीय पूरी तरह से गुलामी से मुक्ति चाहते थे। अनेक महापुरुषों ने शौर्य प्रदर्शन करके तो कोई आंदोलन के माध्यम से आजादी की मांग करने लगे थे। सन 1900 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। उस वक्त बाल गंगाधर तिलक और जे.आर.डी. टाटा ने बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स कंपनी लिमिटेड की स्थापना की और विदेशी सामानों को बहिष्कृत करके स्वदेशी सामानों को अपनाने का समर्थन किया। दोस्तों, आज के दौर में देखें तो चाइना अपने मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को भारत में व्यापार के तौर पर उपयोग करते हैं और कहीं न कहीं भारत में अपने अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम विदेशी प्रोडक्ट को यूज ना करके अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को ही यूज करें, ताकि वापस से भारत संपत्ति के रूप में सोने की चिड़िया बन सके। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस और सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक महापुरुष भारत की आजादी के लिए अमर हो गए। दरअसल अंग्रेज व्यापार करने की योजना के तहत भारत आए थे और इन्होंने व्यापार करने के लिए राजाओं से परमिशन मांगा। जब इन्हें लगा कि ये भारत पर अपना शासन कर सकते हैं, तो इन्होंने एक के बाद एक आक्रमण करना शुरू कर दिया और मुगल शासकों को हटाकर अपने व्यक्तियों को उस शासन पर बिठा दिया था। अगर आप सोच रहे हैं कि ब्रिटिश ने सिर्फ भारत को ही इतने लंबे समय तक गुलाम बनाया था, तो ऐसा नहीं है। ब्रिटिश ने अमेरिका जैसे बड़े देश को भी गुलाम बनाया था। एक समय था जब ब्रिटिश पूरी दुनिया के 80% पर अपना शासन कायम कर चुका था। देखा जाए तो भारत की गुलामी की शुरुआत 1600 ईस्वी से ही शुरू हो गई थी, जिसमें डच, फ्रांस, पुर्तगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश राज सभी ने भारत के अलग अलग हिस्सों पर राज किया, परंतु केवल ब्रिटिश राज ही संपूर्ण भारत को गुलाम बनाने में सक्षम हुआ। सन 1757 से अंग्रेजों के शासन के 190 साल बाद 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजादी मिली थी। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
आज़ादी के समय भारत का कोई राष्ट्रगान नहीं था। मौजूदा राष्ट्रगान भारत भाग्य विधाता साल 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम बाद में बदलकर जन गण मन कर दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और आंदोलनों के बदौलत हमारे देश को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी प्राप्त हुई थी। भारत की गुलामी से आज़ादी के सफ़र के बारे में बनाई गई ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि दूसरे देशों के प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ ना करके अपने इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ करने की कोशिश करें। आप सभी को भारत के 76वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।